नमस्कार। ईरान के पास कितनी मिसाइलें हैं? नेतन्याहू क्यों कह रहे हैं कि ईरान के पास 28,000 मिसाइलें हैं? क्या इसलिए कि वो ईरान चिल्लाकर अमेरिका को बुलाना चाहते हैं कि ईरान के पास बहुत मिसाइलें हैं, मदद करनी पड़ेगी? जब भी इस तरह की खबरें आती हैं, इनकी पुष्टि मुश्किल हो जाती है, मगर इन खबरों के पीछे अध्ययन करने वाले यही दिखाने लग जाते हैं कि इजराइल कमजोर पड़ गया है। क्या पता घबराहट का बहाना बनाकर, अपनी कमजोरी का बहाना बनाकर इजराइल अमेरिका को ईरान के खिलाफ खींचना चाहता हो। अभी तक की खबरों में ईरान के पास मिसाइलों की संख्या 2,000 बताई जा रही थी, तो कहीं 8,000 भी पढ़ने को मिली। ईरान की मिसाइलों की क्षमता के बारे में अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया प्रमुख तुलसी गवार्ड ने भी सीनेट में माना तो है, संख्या नहीं बताई, मगर क्षमता के बारे में माना है कि ईरान की मिसाइलों की क्षमता बहुत मारक है। तुलसी गवार्ड ने कहा है कि ईरान ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को विकसित कर लिया है और उसके पास मध्य पूर्व में अमेरिकी सैनिक ठिकानों को भी टारगेट करने की क्षमता है। गवार्ड ने ईरान की साइबर क्षमता को भी प्रभावशाली माना। इसका मतलब है कि अमेरिका भी ये समझ रहा है कि वो किस तरह के ईरान से भिड़ने जा रहा है और उसे जल्दी मैदान में उतरने की बार बार अपील कर इजराइल भी बता रहा है कि उसका सामना ईरान से हो रहा है, अब देरी नहीं की जा सकती। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन का ऐसा सिस्टम बना लिया है जो इस इलाके में अमेरिका और उसके मित्र देशों पर हमला करने में सक्षम है। ईरान ने यह भी दिखवाया है कि वो इनका इस्तेमाल करता है, जैसा कि 2020 में इराक में तैनात अमेरिकी सैन्य बलों पर किए हमले में देखा गया था। अक्टूबर 2024 में इजराइल के खिलाफ किए गए ईरान के हमले में भी ये देखने को मिला। ईरान के साइबर ऑपरेशन और क्षमताएं भी अमेरिकी नेटवर्क और डेटा तंत्र के लिए बड़ा खतरा है। तो अमेरिका मान रहा है कि ईरान ने साइबर ऑपरेशन में इतनी मजबूत क्षमता हासिल कर ली है कि वो उसके नेटवर्क को भी टक्कर दे सकता है। 21 जून की खबर है कि ईरान ने इजराइल के खिलाफ साइबर युद्ध तेज कर दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है कि इजराइल में कई जगहों पर प्राइवेट और पब्लिक सिक्योरिटी कैमरे को हैक कर लिया गया है। इन कैमरे को कंट्रोल कर ईरान हिसाब लगा रहा है कि इजराइल के भीतर उसकी मिसाइलों का कितना असर हुआ है। टाइम्स ऑफ इजराइल का अखबार है, नेतन्याहू का समर्थन करता रहा है। इसमें लिखा है कि ईरान ने शुक्रवार की दोपहर भी मिसाइलें दागकर लाखों लोगों को बंकर में छिपने के लिए मजबूर कर दिया। अब आते हैं तुलसी गवार्ड के बयान पर, जो उन्होंने मार्च के महीने में सीनेट के सामने कही। सीनेट की इसी सुनवाई में तुलसी दो बातें कहती हैं। पहली बात यह कि ईरान ने बम नहीं बनाया है और न किसी को अधिकृत किया है। उनका कहना है कि मीडिया उनके बयान के इस हिस्से को ही दिखा रहा है, पूरा नहीं दिखा रहा। हमने पूरा बयान देखा, उससे बहुत ज्यादा उनके बयान का मतलब नहीं बदलता। तुलसी आगे यही कह रही हैं कि ईरान के कई नेता पब्लिक में बम बनाने की बात करते हैं और ईरान में जो फैसला लेने वाले हैं वो बम बनाने की इच्छा रखते हैं। बम बनाने को लेकर पब्लिक में बातें करना, इच्छा रखना कारण नहीं हो सकता कि ईरान को बम बनाने का अपराधी घोषित कर दिया जाए और हमला कर दिया जाए। डीआईसी प्रमुख तुलसी गवार्ड भी यही कह रही हैं कि बम नहीं बना रहा है। हमारा मानना है कि ईरान परमाणु बम नहीं बना रहा है। 2003 में जो परमाणु प्रोग्राम स्थगित किया गया था, उसे सुप्रीम लीडर ने फिर से शुरू नहीं किया है। हम इस पर नजर बनाए हुए हैं कि क्या ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम को फिर से शुरू करता है। हम देख रहे हैं कि पिछले एक दशक में सार्वजनिक तौर पर परमाणु हथियारों के बारे में बातें होने लगी हैं। इससे हो सकता है कि ईरान के प्रशासन में ऐसे लोगों को हिम्मत मिली हो जो परमाणु हथियारों का समर्थन करते हैं। ईरान की संवर्धित यूरेनियम स्टॉकपाइल सबसे ऊंचे स्तर पर है। ये एक ऐसे देश के लिए अप्रत्याशित है जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है। सवाल है कि आप एक देश पर हमला कर रहे हैं इस बिनाह पर कि उसने बम बना लिया है या बम बनाने के करीब पहुंच गया है। करीब की भी परिभाषा साफ नहीं। कोई कहता है कुछ हफ्ते में बना लेगा, कोई कहता है 2 साल में बना लेगा, कोई कहता है 1 साल में बना लेगा। सबूत इन दोनों को लेकर होना चाहिए, ना कि वहां का कौन सा नेता परमाणु बम को लेकर क्या भाषण दे रहा है। इस तरह की बात करने वाले नेताओं पर नजर रखी जा सकती है, लेकिन क्या ईरान पर हमला करने का यह पर्याप्त आधार हो सकता है? राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी खुफिया विभाग के पास सही जानकारी नहीं, उनकी समझ गलत है। बताइए, राष्ट्रपति अपने ही राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी को खारिज कर रहे हैं। ऐसा कहां होता है? भारत में पहलगाम में आतंकवादी आकर लोगों को मार गए। सरकार के किसी भी व्यक्ति ने खुफिया विभाग और सुरक्षा प्रमुखों का नाम तक नहीं लिया, ना उनसे कुछ पूछा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने कहा है कि नेतन्याहू हमेशा से ईरान पर हमला करना चाहते थे, क्योंकि ऐसा करके ही वो हमेशा के लिए पद पर बने रह सकते हैं, बल्कि पिछले 20 साल से सत्ता में हैं। क्लिंटन ने कहा कि ट्रंप को यह तनाव कम करना चाहिए, उनसे यही उम्मीद है। लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि इजराइल को हमला करने से नहीं रोका जा सकता, आप किसी जीत रहे पक्ष को नहीं रोक सकते।
ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि इजराइल ने दक्षिणोत्तर ईरान के सैनिक ठिकानों पर लड़ाकू विमानों से हमला किया है। शाम होते होते भी खबर आई कि इजराइल ने ईरान पर भयंकर हमला किया है। इजराइल के अखबार हरेट्स ने लिखा है कि इजराइल ने ईरान की सेना IRG के महत्वपूर्ण कमांडर सईद इजादी को मार गिराया है। कहा जाता है कि इस कमांडर का संबंध अक्टूबर 2023 के हमास के हमले से रहा है। किसी खबर में इन्हें न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी बताया जा रहा है। इजराइल के बंदरगाही शहर हाइफा को कितना नुकसान पहुंचा है, इसकी भी सही से खबर नहीं आ रही। हाइफा पर ईरान ने कई बार मिसाइलें दागी हैं, मगर कितना नुकसान हुआ इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। कुछ जगहों पर हाइफा के मेयर का बयान चल रहा है कि ईरान ने हाइफा शहर के 2 अहम ठिकानों पर हमला किया है, इससे वे दुखी हैं। हाइफा के लोगों को नियमों का पालन करने की हिदायत दे रहे हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल में रिपोर्ट हुआ है कि हाइफा में 23 लोग घायल हुए हैं और 3 गंभीर रूप से घायल हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि अगर अमेरिका इस युद्ध में शामिल हुआ तो सबके लिए खतरनाक हो जाएगा। कूटनीति के रास्ते पर आना है तो सबसे पहले इजराइल को हमला बंद करना होगा। दुनिया भर में इस बात का इंतजार हो रहा है कि कब अमेरिका इस युद्ध में कूदेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास 2 सप्ताह से ज्यादा का समय नहीं है। 2 सप्ताह के बाद अब और समय नहीं। ट्रंप ने जैसे ही 2 सप्ताह की बात कही, उनकी आलोचना होने लगी कि कंफ्यूज हो गए हैं, तो अब कह रहे हैं कि उससे ज्यादा नहीं, 2 सप्ताह लास्ट है। ट्रंप ने अभी भी अटैक की बात नहीं की है। ईरान की बातचीत यूरोप के साथ भी चल रही है, तो ट्रंप ने कहा ईरान का यूरोप पर भरोसा नहीं, ईरान केवल अमेरिका से बात करना चाहता है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने ट्विटर पर लिखा है कि ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेशिकियान का फोन आया। फ्रांस ने उनके परमाणु कार्यक्रम को लेकर गहरी चिंता जताई और कहा कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं रख सकता। उसकी गारंटी देने का काम ईरान का ही है। मैक्रो ने कहा कि युद्ध रोकने के रास्ते अभी भी बचे हुए हैं। इसका मतलब है कि फ्रांस अभी से वही लाइन लेगा जो 2 हफ्ते बाद अमेरिका लेगा। अभी से भूमिका बनाई जा रही है। जर्मनी जोर जोर से कह रहा है इजराइल को हथियार देगा, उसकी रक्षा में मैदान में उतरेगा, इजराइल के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। जर्मनी के नेता बयान देने लगे हैं। ईरान ने साफ साफ कहा है अपनी रक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा, लेकिन साथ ही ईरान कूटनीतिक प्रयास भी कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री ने इस्लामिक देशों के संगठन OIC के प्रतिनिधियों से भी बात की है। ईरान और इजराइल के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बयान भी कम महत्वपूर्ण है। पुतिन क्या कह रहे हैं उस पर नजर रखिए, लेकिन देखिए कि कुछ कर भी रहे हैं। पुतिन ने कहा है कि ईरान को अधिकार है कि वो परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग करे। रूस और ईरान एक ही तरह की ताकतों से लड़ रहे हैं। रूस लगातार ईरान के संपर्क में है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान में लाखों की संख्या में रूसी बोलने वाले लोग रहते हैं और उन्हें इनका ध्यान है। क्या पुतिन केवल बयान देकर खुद को प्रासंगिक बनाए रखना चाहते हैं, या उनकी भी कोई योजना है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करेगा तो रूस ईरान को बचाने के लिए मैदान में उतरेगा? 3 साल से रूस यूक्रेन से लड़ रहा है। इस लड़ाई का कोई परिणाम नहीं निकला। क्या पुतिन एक और मोर्चा खोलना चाहेंगे? इस बीच इस तरह की खबरें चलने लगी हैं कि 2 सप्ताह का समय लेकर अमेरिका मध्य पूर्व में अपनी सैनिक तैयारियों को दुरुस्त करना चाहता है। 2 सप्ताह का समय इसलिए लिया गया ताकि अमेरिकी सैनिक सामान मध्य पूर्व के ठिकानों तक पहुंचा दिए जाएं और तब टकराव कम करने के लिए ईरान पर दबाव डाला जाए। रॉयटर्स, वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर अल जजीरा तक नक्शा बनाकर दिखाया जाने लगा है कि मध्य पूर्व में कहां-कहां अमेरिका का सैनिक साजो सामान रखा गया है, उसके अड्डे कहां-कहां हैं। इन नक्शों से यही पता चलता है कि कतर, बहरीन, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, सऊदी अरब, जॉर्डन और साइप्रस में अमेरिकी के सैनिक अड्डे हैं। इनमें से कई अड्डे 15 साल से पुराने हैं। सऊदी अरब के एयरपोर्ट से लड़ाकू विमान उड़ाने की तैयारी की खबरें आ रही हैं। कतर में अमेरिकी दूतावास को अलर्ट कर दिया गया है। मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा सैनिक अड्डा कतर की राजधानी दोहा से कुछ दूरी पर स्थित है। इस तरह की खबरें चल रही हैं। हम पुष्टि नहीं कर सकते, ना वहां जाकर देख रहे हैं, लेकिन इन खबरों के बारे में जानना चाहिए कि अमेरिका ने अपने सैनिक अड्डों पर ईरान के हमलों को देखते हुए अपने लड़ाकू विमान और समुद्री बेड़ों को मध्य पूर्व की तरफ रवाना तो किया है। इसका खंडन तो अमेरिका की तरफ से नहीं हुआ। बड़ी संख्या में लड़ाकू विमान तैनात किए जा रहे हैं। रॉयटर्स ने लिखा है कि अमेरिका ने F-16, F-22, F-35 विमानों को रवाना कर दिया है। B-2 बॉम्बर और लड़ाकू विमानों को लेकर ट्विटर पर काफी दिलचस्पी है। बहुत सारे वीडियो दिखाए जा रहे हैं कि B-2 बॉम्बर रवाना हो गया है। अमेरिकी बमवर्षक विमानों के उड़ते हुए इन वीडियो से माहौल बनाया जा रहा है कि अमेरिका की शक्ति को दिखाया जा रहा है कि जैसे अब जहाज पहुंचने वाले हैं, अब जंग होगी और मजा टाइप आएगा। इस तरह से मीडिया और सोशल मीडिया युद्ध को मनोरंजन में बदल देते हैं और आपको मजा आने लगता है। आपके भीतर युद्ध की आशंकाओं, किसी निर्दोष नागरिक के मारे जाने की चिंताएं समाप्त हो जाती हैं।
रॉयटर्स ने लिखा है कि हवा में ईंधन भरने वाले KC-135 स्ट्रैटो टैंकर और KC-46 पेगासस विमान भी यूरोप के अलग-अलग देशों में भेजे जा चुके हैं। अमेरिका मध्य पूर्व में अपने समुद्री बेड़ों को तैनात कर रहा है और कईयों की लोकेशन बदल रहा है। अमेरिका ने इजरायल के तट पर अपनी नौसेना के 5 जहाज लगा दिए हैं, जिनसे ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोका जा रहा है। अब आते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर पर। इस अखबार ने खबर लिखी है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने अपने 3 उत्तराधिकारी नियुक्त किए हैं। इसके अलावा सेना के कमांड में भी कई उत्तराधिकारियों को नियुक्त किया गया है। ये खबर अनाम ईरानी अधिकारियों के हवाले से लिखी गई है। इस खबर को संदेह से देखा जाना चाहिए। इजरायल के नेता खामेनेई को मारने की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि ऐसी खबरों से माहौल बनाया जा रहा हो कि ईरान घबरा गया है, डर गया है, कमजोर स्थिति में है, जबकि फिलहाल ऐसा कुछ नहीं लगता। भले इजरायल जोरदार हमला कर रहा है, लेकिन ईरान भी रुक रुक कर जवाब दे रहा है। आपने ऐसी खबर देखी कि नेतन्याहू के खिलाफ इजरायल की जनता क्या कर रही है? नेतन्याहू